नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज की ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन से और दिल से सुनते हैं, उसके घर में कभी भी कोई क्लेश उत्पन्न नहीं होगा। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। उसके घर में माता लक्ष्मी का सदा आगमन रहेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, ताकि नए आए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। आपने सुना होगा कि जिसके घर में रोज झगड़े होते हैं, रोज क्लेश होते हैं, उस घर में बरकत नहीं होती। उस घर में कभी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। और जिसके घर में सुख शांति होती है, उसके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और माता लक्ष्मी का निवास उसके घर पर सदा बना रहता है। इस कहानी को सुनने के बाद हमें यह पता चल जाएगा कि हमें घर में लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं करना चाहिए, और जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, वो उन लड़ाई झगड़ों को कैसे रोक सकता है। क्योंकि घर में सुख शांति का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जहां सुख शांति होती है, वही माता लक्ष्मी निवास करती है। जहां क्लेश उत्पन्न होते हैं, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, वहां माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। वहां दुख और दारिद्र्य का निवास होता है। हो सके तो इस कहानी को पूरा सुने। ये कहानी आपके जीवन में बहुत सीख देगी। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, इसे जरूर सुने। एक मोर और मोरनी की कहानी। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। मोर और मोरनी बहुत हंसी खुशी जंगल में रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है, पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं। काफी सारे मोर मोरनी रहते हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है, प्रिय, अगर हम वहाँ चलेंगे तो रोज लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों यहाँ जंगल में कितना सुकून से रहते हैं, वहां जाने की क्या जरूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर भी मान जाता है। मोरनी की जिद करने पर वो दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह से समझता था। उस राजा ने कराओ शास्त्र की पढ़ाई की थी। कराओ शास्त्र का मतलब यही होता है कि पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाना। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों की आज को समझ पाता था। हर जीव जंतु की आवाज को वह बखूबी समझता था कि वह क्या कह रहा है। दोनों मोर और मोरनी उसी नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी 36 प्रकार के भोजन बना करके एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर राजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही भोजन का थाली राजा के सामने रखती है तो एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थीं। तभी एक चींटी चावल के टुकड़े लेकर वहां से जाने लगती है। राजा बैठा सब घटना को देख रहा था। उस चींटी के पास में तुरंत ही एक बड़ा चींटा आता है और वह चींटा उस चींटी से कहता है, हे प्रिय, यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम वापस जाओ और उस राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा हर जानवर, पशु और पंछी की भाषा को समझ सकता था। तो राजा वहीं बैठा रहा था जब चींटा चींटी से यह बात कह रहा है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर यह बात राजा को पता चल जाएगी तो राजा मुझे मार देगा। फिर चींटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। चींटी फिर जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन फिर आधे रास्ते से वापस चली आती है और चींटा से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मुझे मार देगा। राजा उन दोनों को देख रहा था। चींटा को इस बात का भान हो जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। चींटा फिर चींटी से कहता है, देखो, लगता है राजा हमारी बात को समझ रहा है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, इसीलिए वो हमें ही देख रहा है। चींटा चींटी से कहता है, अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है और राजा किसी और को बताया तो उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की बात को बखूबी सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। जैसे ही राजा को हंसी आने लगती है, राजा की रानी रसोई से बाहर आती है। वह जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है, राजा उसे हंसते हुए दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती हैं कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसीलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है, हे महाराज, क्या मुझसे कोई पाप हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है कि आप इतनी जोर से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई।
रानी जिद करने लगती है और कहती है, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है क्योंकि राजा को पता था कि चींटी ने कहा है कि अगर मैं चींटी वाली बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसीलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था, लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप मुझे अपना समझते हैं, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा अब धर्म संकट में पड़ गया है। राजा सोचता है, अगर मैं ये बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, और फिर सोचता है, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। कहते हैं ना कि प्रिया हठ और बाल हठ बहुत तगड़ी होती है। इन दोनों हट से हमेशा बच कर के रहना चाहिए। रानी के प्रिया हट के सामने राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहता है, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि जरूर कोई तगड़ी बात है, और रानी और ज्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है कि तब ठीक है, अगर आप नहीं मान रही है तो चलिए मैं किसी जंगल में आपको एक बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पर सवार होकर के जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे वो घोर जंगल में पहुंच जाते हैं, तब राजा सारी बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाते गया, वैसे वैसे वो भी धीरे धीरे पत्थर का बनता गया। जैसे राजा ने आधी बात रानी को सुनाई, वो भी आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है, हे रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूं, तुम बाद में बहुत पछताओगी। रानी कहती है, हे राजा साहब, हे महाराज, थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की इस जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी रोने लगती है और रानी उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिल पाती, क्योंकि राजा बहुत ही भारी था। राजा पत्थर का बन जाता है और उधर रानी सर पटक कर रोती है, छाती पीटती है, विलाप करती है और किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार करती है। इन सब कहानी को मोर और मोरनी बखूबी देख रहे थे, अपनी आंखों से देख रहे थे। रानी के विलाप को देखकर मोर मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है, ये होता है प्रिय हट। अपनी इसी प्रिय हट की वजह से हम उस जंगल में कितना खुशी खुशी रहे थे और यहाँ चले आए। मोरनी मोर से कहती हैं कि प्रिय, ये रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। यह इतना विलाप कर रही है, इसकी ज्यादा तो सहायता हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो दे ही सकते हैं, यानी उसको विश्वास तो हम दिला ही सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और जाकर के रानी से कहते हैं कि रानी साहिबा, जो हुआ वो तो गलत हुआ, लेकिन आप जरा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए, आपके पीछे पूरा राज्य है। राजा तो पत्थर का हो चुका है, अब आपको आपके राज्य का कारोबार आपको ही संभालना है। रानी मोर मोरनी की बात सुनने के बाद कहती है, भाई मोर मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार ही उजड़ गया, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है, और मैं क्या करूं। रानी की यह बात सुनते ही उधर मोरनी के मुख से यह निकल जाता है, राजा पत्थर के कैसे हो गए।